नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। योगी आदित्यनाथ के तेवर इस वक्त विधानसभा के शीतकालीन सत्र में देखने को मिल रहे हैं और तेवर इसलिए भी चर्चा में आते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तमाम अटकलें लग रही हैं और अटकलें ये लग रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है क्या आगे बढ़ रहे हैं या कहीं ना कहीं उनके बढ़ते हुए कद से जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हिंदुत्व की धार को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वो राज नहीं आ रही है प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को। ऐसी तमाम अटकलें लग रही हैं और आरएसएस की भी भूमिका की लगातार चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं आरएसएस की भूमिका जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में। राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उनका एक धड़ा है, वो ये सोच रहा है कि जिस तरीके से लगातार वर्तमान राजनीति या कह सकते हैं बीजेपी के अंदर खाने जिस तरीके के सुबुगाड़ चल रही है, जिस तरीके से अंतरकलह की बात कही जा रही है और दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक धड़ा जो है प्रधानमंत्री मोदी का है, दूसरा धड़ा योगी आदित्यनाथ का है और योगी आदित्यनाथ के उपचुनाव से लेकर अभी तक के तेवर काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी, आपका 4 पीएम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि कयास बहुत लग रहे हैं और कयास कहां तक ठीक है इसी पर चर्चा करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हिंदुत्व को धार देते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर उपचुनाव के पहले और उपचुनाव नतीजों के बाद, क्योंकि लगातार देखा संगठन और सरकार का जो वो बयान जब वो देते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो उसके बाद से दो धड़ों में बीजेपी बढ़ती हुई नजर आती है, फिर कद की बातचीत होने लगती है और अटकलें अब यहां तक लग रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है अब योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अपने रुख में अपने सियासी कद को बढ़ाते हुए एक दूसरी तरफ डाइल्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको सर? देखिए शोभित, अगर आप देखें योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मोदी शाह की जो तल्खी है वो कोई नई नहीं है। जी। और वो आपने जैसा कहा कि चर्चा चल रही है और वो इनको हटाना चाहते हैं, वो इनको साइडलाइन करना चाहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। लेकिन योगी को हटाना इतना आसान नहीं है। आज वो देश के सबसे बड़े राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार का दावा वो ठोक रहे हैं। और उन्होंने अपनी ताकत लोकसभा के चुनाव में विरोध में जाके और उपचुनाव में पक्ष में आके दिखा दी है कि वो क्या कर सकते हैं और कहां तक वो जा सकते हैं। और इनकी उस ताकत को संघ भी जानता है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व के जो नंबर 2 हैं, वो चाहते हैं कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी भी आशाएं हैं, उनकी भी कुछ मनोकामनाएं हैं, तो वो भी उनको पूरा करना चाहते हैं। और उसके आड़े सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में जो कुछ लोग आते हैं, उनमें से मुख्यतः एक योगी जी भी हैं। तो योगी जी के कद को कैसे घटाया जाए, योगी जी को कैसे कमजोर किया जाए, इसकी रणनीति चलती रहती है। लेकिन योगी जी के साथ तगड़ा मुकाबला चल रहा है। अगर हम देखें 7 साल के करीब हो गए हैं, अभी तक वो इनको हटाने में या घेरने में कामयाब नहीं हुए। तमाम चीजें हुई हैं, पोस्टिंग की बातें करें आप, किसी को मंत्री बनाने हटाने की बात करें, वो चीजें चलती रहती हैं। लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद पे या उनके कद पे कोई इतना बड़ा इस तरह का डेंट मैं नहीं देखता हूं कि ये कह दें कि योगी जो है पीछे हट गए या उनको कमजोर कर दिया गया है। आज की परिस्थितियों में तो मुझे योगी बहुत मजबूत दिखते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व को योगी को कमजोर करना है, उनका कद घटाना है, तो उसमें कोई बड़ी रणनीति दिल्ली से बनेगी। और उस रणनीति में मेरे पास जो हमारे सूत्रों द्वारा खबरें हैं वो ये हैं कि जो पहले कई बार चर्चाएं चली हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाए, उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, तो ये स्वतः ही योगी जी कमजोर हो जाएंगे। इस रणनीति पे भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली के लुटियन जोन्स में हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 4 या 3 स्टेट बनते हैं तो योगी जी एक ही स्टेट के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक ही स्टेट में उनकी दावेदारी रहेगी,
एक ही स्टेट में उनकी मजबूरी रहेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होगा कि एक उत्तर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री होंगे, तो उसमें आप जो है अपने पसंद के लोगों को बना सकते हैं, जिससे आपकी संख्या बढ़ेगी सेंट्रल में आपके समर्थकों की। और दूसरा जो विरोधी है, आज की डेट में सबसे बड़ा विरोधी दल समाजवादी पार्टी है, उसके बाद मायावती है। ये लोग स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पे यादवों का प्रभुत्व हो। यादवों के प्रभुत्व के एरिया को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि एटा इटावा को कुछ बुंदेलखंड में डाल दीजिए और कुछ एरिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डाल दीजिए। तो जब आपका जो सामाजिक ताना बाना है, जो जातीय आपका मामला है, वही बिगड़ जाएगा, तो फिर आप कैसे मजबूत होंगे? तो एक तीर से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक रणनीति बन सकती है। इस पे भी विचार शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, और ये योगी जी की कमजोर करने की जो रणनीति है, उसका एक पहलू है। दूसरा जी। मैं आपको बताऊं कि जैसे संघ अपनी रणनीति करता है, वो बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता है, वो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाता है। संघ का जो निर्णय है या संघ जो चाहता है वो ये है कि 10 साल में जिन कंडीशनों के आधार पे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, जो कमिटमेंट्स थे, मोदी जी ने वो सब कमिटमेंट और जो आरएसएस की चाहना थी वो सब पूरी कर दी है। आरएसएस के तमाम एजेंडे योगी जी ने पूरे कर दिए हैं, और उसमें जो अपनी सारी चीजें उनको करनी थी वो उन्होंने संघ की कर दी हैं। और उन्होंने अपने भी जो चीजें करनी थी, दूसरे लोगों के जो कमिटमेंट करने थे, चाहे उसमें किसी व्यापारी का कमिटमेंट हो, चाहे अपने नेताओं का कमिटमेंट हो, चाहे अमित शाह का कमिटमेंट हो, वो सब कमिटमेंट वो पूरे कर चुके हैं। और परिस्थितियां ये हैं कि आज नहीं कल तो किसी नए व्यक्ति को आना ही है। तो आरएसएस का, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें, तो उसमें इसी तरह से लोग आते रहे हैं, चाहे वो वाजपेयी जी आए, चाहे वो अडवाणी जी आए। और अडवाणी जी का और नरेंद्र मोदी का जो रिश्ता था वो किसी से छुपा नहीं है। और नरेंद्र मोदी अडवाणी जी की पीठ पे पैर रख के आगे बढ़े हैं, ये भी सबको पता है। तो अब मोदी जी को भी पता है कि उनकी पीठ पे भी पैर रख के कोई ना कोई आगे आएगा, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे वो योगी हो, और चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो। तो आरएसएस बिल्कुल। दूसरे व्यक्ति को तैयार करती है। आरएसएस ऐसे घोड़े को दाना पानी देकर तैयार करती है कि जो उनकी अगले 10 साल 15 साल लड़ाई लड़ सके। तो उसमें कई मोर्चों पे आरएसएस योगी को मुफीद पाती है। जिस प्रकार से कई सारे आरोप आज मोदी जी के ऊपर लगते हैं, चाहे वो व्यापारी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अडानी का मामला हो, इस तरह के मामले योगी जी के ऊपर ठहरते नजर नहीं आते हैं। और कट्टर उनकी हिंदुत्व की छवि एक देश में बन चुकी है, ये भी संघ जानता है। और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूती हासिल कर सकती है इलेक्शन के तौर पे, तो वो सिर्फ हिंदू और कट्टरता के मामले पे ही उसको आगे भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई देती है। अगर वो विकास कार्यों की बात करेगी, वो महंगाई की बात करेगी, वो भ्रष्टाचार की बात करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस मोर्चे पे बहुत मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाएगी। तो हिंदुत्व का ही एजेंडा उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी योगी जी को तैयार कर रही है, और उसी कड़ी में ये चीजें चल रही हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। और उस मुझे तो मेरा तो मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी ने वो चैप्टर शुरू कर दिया है, और वो चैप्टर संभल से शुरू हो गया है, और संभल से होते हुए ये लड़ाई मथुरा तक जाएगी। अगर आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैं उसको भी क्लियर करने को शुरू करूंगा कि वो क्या रणनीति है जी। और किस जी। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संभल होते हुए मथुरा जाना चाहती है, और नई जी। अयोध्या मथुरा को बनाना चाहती है। क्योंकि अयोध्या में जितनी सियासी फसल काटनी थी भारतीय जनता पार्टी को, वो कट चुकी है। वहां की जी। जमीन अब इतनी उपजाऊ नहीं बची है, तो नई उपजाऊ जमीन चाहिए, तो उसके लिए मुफीद है मथुरा। उस पे भी कार्रवाई आगे होगी, और ये रास्ता जो संभल से चलेगा, ये मथुरा पे खत्म होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है कि योगी के बढ़ते हुए कद से बीजेपी से जुड़े हुए तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो परेशान हैं, जिसमें अमित शाह का नाम लिया जाता है, जेपी नड्डा का भी नाम कहीं ना कहीं लिया जाता है। और फिर ये आता है कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के धार को बढ़ा रहे हैं, आरएसएस का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक धड़ा जो है लगातार
नाराजगी जता रहा है। जैसा आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आपसी कमिटमेंट तो पूरे कर चुके हैं, लेकिन जनता से जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे, वो बहुत ज़्यादा अधूरे पड़े। चाहे अच्छे दिन की बात उन्होंने कही थी, महँगाई, रोज़गार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर उन्होंने जनता से कहा था कि हम अगर आएँगे तो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लेकिन समस्याएँ जस की तस पड़ी। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं उस धड़े के लिए, जो लगातार ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ का कद ना बढ़े, इसके लिए जो जिस तरीके से विकल्प के रूप में उभरते हुए नज़र आ रहा है, आगे चलकर बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब नरेंद्र मोदी 2011-12 में तैयारी कर रहे थे, तो उनके सामने तमाम चुनौतियाँ थी। सबसे बड़ी चुनौती राजनाथ की थी, गडकरी की थी। दिल्ली में तमाम नेता बैठे हुए थे, कुर्सी पकड़ के छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन संघ ने और बाकी लोगों ने देखा कि एक मजबूती नरेंद्र मोदी में है, और नरेंद्र मोदी ने इसीलिए, देखिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, किसी भी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है, और फाइनेंसर मोदी जी के पास था अडानी के रूप में, और बाकी मजबूती उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के साथ हासिल कर ली थी। तो वो मुफीद थे, और उन्होंने सबको पीछे हटाते हुए अडवाणी जैसे आदमी को पीछे हटा के, और गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को पीछे धकेल के आगे बढ़ गए थे वो। तो अगर आप मजबूत हैं तमाम स्थितियों में, आपने जिन लोगों का नाम लिया, चाहे उसमें अमित शाह की आप बात करें, चाहे नड्डा की बात करें, ग्राउंड पे तो इनकी मजबूती कुछ है नहीं, ग्राउंड पे तो ये ज़ीरो हैं। अगर अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अलावा या अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने जाएँ गुजरात में, तो हो सकता है अपनी लोकसभा की सीट जीत लें। वो अपने प्रभाव से कितनी सीटें जितवा सकते हैं, इस पे भी आपको विचार करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से एक छवि अमित शाह की है, वो अपनी छवि, उनकी इतनी बड़ी छवि नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की छवि के साथ चलते हैं, और वो ये लगता है कि उनके जो है सर्वे सर्वा, या उनके तलवार और उनके साथ, और उनकी गदा, उनके हथियार लेके सब चलते हैं, और उनके हनुमान हैं मोदी जी के, उस तरीके से उनकी छवि बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कोई अपना उनका इंडिपेंडेंट कोई मामला मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता, और कोई हिंदुत्ववाद की छवि भी अमित शाह की नहीं है, या दूसरे कोई बहुत बड़े रणनीतिकार की उनकी छवि नहीं है, या कोई बहुत विदेश नीति की अगर आप बात करेंगे तो वो भी उनकी नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि कभी वो अपने 12 साल के कार्यकाल में कहीं विदेश में गए हों, उन्होंने कहीं कोई भाषण दिया हो, या इस तरह की उनकी भाषा शैली बहुत बढ़िया हो जिससे लोग प्रभावित हों। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद आरएसएस के लिए अमित शाह हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस, अगर हम यहाँ तुलना करें, फडणवीस की तुलना करें और योगी जी की तुलना करें, तो पढ़े लिखने के हिसाब से, अच्छी अंग्रेजी के हिसाब से फडणवीस बहुत बढ़िया है। लेकिन फडणवीस के पास उस तरह का हिंदुत्व का चेहरा नहीं है वो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये भी ढूँढती है कि एक जो है कट्टर हिंदुत्व का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होना चाहिए। चाहे आप अडवाणी की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, इन्होंने भी कट्टर हिंदुत्ववाद का चेहरा दिखाया है तमाम अपनी घटनाएँ में करके, यहाँ तो तब ये आगे हेमंत बढ़े हैं। बिस्वा भी बोल तो सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की बात तो वो भी अक्सर कहते हुए नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि ये हेमंत बिस्वा नाम शर्मा हेमंत बिस्वा शर्मा की जो है वो जड़ें कांग्रेस में हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी में नए आए हैं, तो संघ कभी नहीं बनाएगा। जी। जी। बिल्कुल। अच्छा, एक पहलू ये भी है, आपने भी देखा होगा जब लोकसभा चुनाव नतीजे निकल कर आए, तो ये हुआ कि यूपी में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा, बीजेपी की 62 से सिमट के 33 पे आ जाती है सीटें। फिर आरोप लग जाता है, फिर योगी आदित्यनाथ के साथ में जो मनमुटाव देखने को मिलता है, यूपी से जुड़े हुए राजनेताओं का, दोनों डिप्टी सीएम जो है, ये यहाँ तक बात आती है कि मोर्चा खोल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य तो शुरू से ही उनकी नहीं बनती है, और योगी आदित्यनाथ कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएँगे, और इसके बाद उपचुनाव नतीजों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक अपने बलबूते पर इस चुनाव को पलटने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि बीजेपी की हेमो की तरफ से निकल कर सामने आया। आपको लगता है कि बीजेपी में ही उनकी काट के लिए बहुत सारे जतन किए जा रहे हैं, ताकि योगी आदित्यनाथ का कद जो है, वो इतना ना बढ़ जाए कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कद के बराबर हो जाए। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा? वो ऐसा नहीं है कि वो मोदी के कद तक पहुँच जाए, और मेरे जो सूत्र बताते हैं, जी, योगी के और मोदी के इतने रिश्ते खराब नहीं हैं, जितने अमित शाह के और योगी के खराब हैं। क्योंकि अमित शाह योगी को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं कि वो उनके प्रमुख कॉम्पिटिटर हैं,
और वो उनको उनको नुकसान कर सकते हैं आगे बढ़ने में। इसलिए वो उनके पर कतरना चाहते हैं, इसलिए उनको कमज़ोर करना चाहते हैं और उसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में इस तरह की हठधर्मिता चली थी। योगी को कोई ख़ास प्रयोग नहीं किया गया लोकसभा के चुनाव में, उनकी पसंद के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, उनका कहीं प्रयोग नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि वो सिर्फ़ चुनाव में फ़ॉर्मेलिटी करते हुए दिखे थे। और उसी प्रकार से अब जब वहाँ पे इतनी बड़ी हार हुई, उसके बाद फिर शीर्ष नेतृत्व ने और आरएसएस ने फ्री हैंड योगी जी को दिया और योगी जी ने ऐसा रिजल्ट दिया कि किसी ने सोचा नहीं था। चाहे जहाँ आप कहते हैं कि 60% एक सीट पे मुसलमान है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिन सीटों पे कभी भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पे नहीं जीत पाई, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो वो एक मैसेज जो है उत्तर प्रदेश से योगी ने दिया है सेंट्रल को कि साम दाम दंड भेद में वो उनसे पीछे नहीं है और वो चीजों को कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया है। तो इसलिए ये एक परीक्षा थी योगी की, तो योगी उस परीक्षा में पास हुए हैं उपचुनाव में। तो इसलिए क्या है कि इसीलिए दिल्ली के जो धड़ा है एक उनके खिलाफ वाला जो धड़ा है, चाहे वो दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोग हों जिनको दिल्ली से अमित शाह के खेमे के लोग हैं, वो परेशान हैं। तो कहीं न कहीं अमित शाह को रास्ता मिल नहीं रहा है कि किस प्रकार से इनको कमज़ोर किया जाए, किस प्रकार से इनको रास्ते से हटाया जाए। ये लड़ाई 2 ग्रुपों की चल रही है और लड़ाई जो है अपने अ, आगे बढ़ने की है। कलाकाट प्रतियोगिता होती है कुर्सी के लिए। अब इसमें कौन जीतता है, कौन मजबूती से आगे बढ़ता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। वार अमित शाह करते हैं और उस वार को योगी काट देते हैं। मैंने तो चुनाव से पहले ही लोकसभा के चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही एक स्टोरी भी लिखी थी। अब मुझे नहीं पता वो आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे 40 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि 40 सीटों से ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, तो फिर ये होगा कि योगी कमज़ोर पड़ जाएँगे और योगी को अपना दबदबा दिखाना है, तो वो 40 से नीचे उनको लाना ही पड़ेगा। उसकी कहानी मैंने यूँ लिखी थी कि एक गुजरात का शेर घूमते-घूमते यूपी में आ गया और वो कुएँ में गिर गया और जी, जब कुएँ में गिर गया तो ऊपर बाबा झाँके तो बाबा ने देखा कि कोई एक शेर कुएँ में है, तो शेर ने कहा, "बाबा मुझे बताओ।" तो बाबा ने कहा, "यार इंसानियत के नाते तो उसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन मैं अगर इसकी जान बचाऊँगा ये मुझे खा जाएगा।" तो बाबा ने समझदारी दिखाते हुए कुएँ में 40 डंडे की सीढ़ी डाली, जबकि कुएँ से बाहर निकलने के लिए 80 डंडों की सीढ़ी की ज़रूरत थी, लेकिन बाबा जी, ने 40 डंडों की सीढ़ी डाली, तो इससे दोनों काम हो गए। शेर भी बच गया, मानवता भी रह गई और बाबा जो है मरने से भी बच गए, क्योंकि शेर बाहर आ जाता तो बाबा को खा जाता। तो ये कहानी मैंने इस परिप्रेक्ष्य में लिखी थी और जो बिल्कुल फिट बैठी, आपने देखा होगा 40 से भी नीचे वो 37 और तो उस पे 33 पे आ गए। तो इसलिए क्या है कि योगी भी कहीं कमज़ोर नहीं है और योगी जी के ऊपर जो मुझे 2 कमज़ोरी आज की डेट में दिखाई देती हैं, जो नुकसान कर रही हैं, हालाँकि वो बहुत जी, बड़ा नुकसान नहीं है, उस डैमेज को ठीक किया जा सकता है कि जिस कानून व्यवस्था की एक परसेप्शन बहुत अच्छा योगी जी ने बनाया था उत्तर प्रदेश में, वो धीरे-धीरे टूट रहा है। एक कानून व्यवस्था का जो दबदबा 3 या 4 साल चला और उनकी सरकार रिपीट की 19 में, वो धीरे-धीरे जो चीज़ें थी वो टूट रही हैं और वो लोगों में मैसेज गलत जाना शुरू हो गया है। दूसरा जो उनको डैमेज कर रहा है, उनके ऊपर जातिवाद का टैग चिपकाया जा रहा है कि भई ये ठाकुरवाद चल रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल। चीज़ें अगर योगी ठीक कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके खिलाफ मुझे नज़र नहीं आती कि जो उनको नुकसान करे या उनकी छवि को डैमेज करे। जी। जी। अच्छा, आपसे समझना चाहूँगा अमित शाह के लिए किस तरीके से मुसीबत बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ? क्योंकि विरोध लगातार यही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। तो आपको लगता है कि वाक़ई में योगी आदित्यनाथ कॉम्पिटिटर है अमित शाह के? अमित शाह की क्वालिटी का आपने भी ज़िक्र किया कि ठीक है, ग्राउंड लेवल पे 1-2 सीटें वो जितवा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सीटों को बीजेपी की तरफ नहीं वो कह सकते हैं खींच सकते हैं। वो चाणक्य बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या वो पद पर बैठ के क्या सियासत को भी चला पाएँगे? ये तमाम सवाल उठता रहा है। तो योगी आदित्यनाथ अमित शाह के लिए किस तरीके से आगे चलकर खतरा पैदा कर सकते हैं? देखिए, अमित शाह का और योगी का कोई मुकाबला नहीं है, दोनों की लाइनें अलग-अलग हैं जी, और मैंने जैसा कि पहले कहा कि आरएसएस योगी को लाना चाहती है क्योंकि आज वो
कट्टरवादी छवि के हिंदुत्व चेहरे के सबसे नंबर 1 नेता भारतीय जनता पार्टी के पास देश में हैं। इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है जो इतनी मजबूती के साथ हिंदुत्व का चेहरा लेके खड़ा हुआ हो और किसी एक बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री हो। जिस जी, प्रकार से गुजरात के मुख्यमंत्री 2 बार रहे नरेंद्र मोदी और तीसरी बार शपथ लेते ही दिल्ली आ गए। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में योगी को भी देखता हूँ कि वो तीसरी बार शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में वो कह देंगे भाई देखो मैंने तीसरी बार शपथ ली। इतने बड़े स्टेट का जहां कोई एक बार सीएम बन के 5 साल बड़ी मुश्किल से पूरे करता है, ऐसे स्टेट में आपका 3 बार मुख्यमंत्री रहने आपकी राजनीतिक मजबूती दर्शाता है। दूसरी बात, आप जो अमित शाह की बात कर रहे हैं, अभी अमित शाह की हेलो टेस्टिंग होनी जरूरी है और वो हेलो टेस्टिंग बहुत जल्दी होगी और वो इस प्रकार से होगी कि प्रधानमंत्री मोदी या तो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए और या ईश्वर से जैसे उनके तार जुड़ जाते हैं उसका हवाला देते हुए वो भूमिगत हो जाएंगे कुछ महीनों के लिए। वो ईश्वर की शरण में चले जाएंगे, वो अज्ञातवास में चले जाएंगे और उस दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह देश को संभालेंगे, पार्टी को संभालेंगे और वो 2 महीने, 3 महीने के बाद उस पे आकलन होगा कि किस प्रकार से इन्होंने संभाला और क्या ये इस लायक हैं कि नहीं है। अगर ऐसा लगेगा तो मोदी जी की पहली पसंद और मोदी जी का सबसे विश्वास पात्र आदमी अगर कोई है तो वो अमित शाह हैं। तो वो अमित शाह को कमान देने के लिए कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि उनको कमान दी जाए। लेकिन अगर इस दौरान अमित शाह नहीं मामले को संभाल पाए, नहीं चीजों को मैनेज कर पाए, तो फिर अमित शाह को साइड बिल्कुल हटा दिया जाएगा। इस तरह की सूचनाएं मेरे पास हैं। दूसरी बात यह है कि एक नई चीज भी चल रही है कि अमित शाह के और मोदी के, क्योंकि अमित शाह की भी जो है इच्छा है कि भाई वो प्रधानमंत्री बने, तो इसी इच्छा में वो कई सारी चीजें कर रहे हैं और आपको मालूम है कि वो हर चीज मोदी जी से पूछने नहीं जाते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खुद ही फैसले ले लेते हैं। तो कई सारे उनके फैसलों से मोदी जी भी खफा बताए जाते हैं और मोदी जी को ये लगता है कि ये बहुत तेजी में है और मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो एक अपनी नई टीम बनाना चाहते हैं और नई टीम में वो पुराने जो मजबूत लोग हैं उनको साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी चर्चाएं हैं। अभी आपने पीछे देखा था कि जिस प्रकार से वसुंधरा के साथ मोदी शाह के रिश्ते थे, एक प्रोग्राम में हमने देखा कि राजस्थान में मोदी जी का प्रोग्राम हुआ, मोदी का और वसुंधरा राजे का आमना सामना बहुत अच्छे तरीके से हुआ जो जनरली होता नहीं था। और बाद में मीडिया से बात करते हुए वसुंधरा राजे ने पीएम की तारीफ करी तो उससे लगा जी, कि जैसे बर्फ थोड़ी पिघल रही है। उसी रूप में हम शिवराज चौहान के साथ भी धीरे धीरे रिश्ते ठीक और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी एक नई कमेटी बनी है केंद्र सरकार की जो किसी भी मंत्री को तलब कर सकती है और उसके कामकाज का लेखा जोखा ले सकती है। उसके चेयरमैन शिवराज चौहान को बनाया गया है। तो इस तरह से अगर इनको लिबर्टी दी जा रही है और उसमें सबसे बड़ा मैं जो देखता हूँ उदाहरण वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अमित शाह चाहते थे कि सुरेश तावड़े सीएम बने क्योंकि वो खास हैं अमित शाह के और जी, जो फडणवीस हैं वो मोदी जी के खास हैं, आरएसएस के खास हैं। तो यहाँ पे फडणवीस का बनना जताता है कि अमित शाह की उतनी नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए थी और फडणवीस का बनना यानी कि मोदी जी की चाहत और आरएसएस की चाहत पूरी हुई है। इस तरह की भी चर्चा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होगा, नहीं होगा, ये अभी सब भविष्य के गर्भ में है। जब तक कोई चीज हमारे सामने नहीं आ जाती उस पर दावा कैसे किया जाए, ये चर्चाएं हैं। और चर्चाएं यहाँ दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में लुटियन जोन में अक्सर चल रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई। जी। जी। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आपने भी बहुत बड़ी बात कही और अधिकतर कह सकते हैं आपके जो बातें हैं बिल्कुल सटीक होती हैं और 100% वो सही होती हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा होता है, अज्ञातवास का आप ज़िक्र कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक लिटमस टेस्ट भी होगा अमित शाह के लिए भी। आपको लगता है कि ठीक है, वो चाणक्य अच्छे हैं, वो रणनीति अच्छी बनाते हैं, जोड़-तोड़ की राजनीति में बहुत ज़्यादा पारंगत हैं वर्तमान अगर देखते हैं उनके कद को। आपको लगता है कि देश की जनता भी उन्हें उतना ही लाइक करती है? जैसा कि आपने भी कहा कि वोट बैंक की अगर बात करते हैं तो वो रणनीति तो अच्छी, रणनीतिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वोटों को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खींच नहीं पाएँगे। तो ऐसे में जब ये 3-4 के लिए अगर मान लेते हैं या ऐसी तस्वीरें देश के सामने आती हैं कि कमान जो है गृह मंत्री के हाथ में होती है,
कह सकते हैं कह सकते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका वो निभा सकते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी के सारे नेताओं का अमित शाह को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि धड़े अलग-अलग हैं। जैसा कि हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, 2 धड़ों में बीजेपी दिखती है। जब इस पहलू से अगर हम बीजेपी को देखते हैं, एक धड़ा अमित शाह से जुड़ा होता है, दूसरा जो है आरएसएस से जुड़े हुए जो है नेता होते हैं, उनकी लॉबी नजर आती है। उसमें नितिन गडकरी भी है, देवेंद्र फडणवीस भी है, कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ भी है। आपको लगता है कि ये दोनों को साथ करके बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे? देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी में कई धड़े होते हैं, लेकिन यहाँ नमस्कार उसी को है जो मजबूत है, साम-दाम दंड-भेद करना जानता है। जी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी उस टाइम मुश्किल से 20 या 25% लोग थे और 75% जो भारतीय जनता पार्टी थी वो नहीं चाहती थी। लेकिन वो आए और 10 साल से काबिज हैं। तो अमित शाह का लिटमस टेस्ट जैसा कि आपने बताया, अगर वो 2 महीने में सब चीजें ठीक कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में नाराज होना ना होना कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब आप जी, देखिए, मोदी कैबिनेट में जो फ्रंट के मंत्री हैं, कई के पास तो 2-2 मंत्रालय हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स बने हुए हैं, चाहे आप रेल मंत्री को देखें, चाहे आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को देखें, चाहे आप विदेश मंत्री को देखें। ऐसे जी, कई मंत्री हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो बना रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो 5वीं बार सांसद हैं, 7-7 बार के सांसद हैं, वो कुछ नहीं है, कोने में बैठे हुए हैं, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी में उस तरह से नहीं चलता जैसे कि कांग्रेस हो या दूसरी कोई एक परिवार की पार्टी हो, वहां पे ये चीजें चल सकती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो मजबूत होगा, आरएसएस को भी उसी को सहमति देनी पड़ेगी, क्योंकि आरएसएस खाली अपने बलबूते सारी चीजें कर ले ऐसा भी नहीं है। आपने देख लिया पिछले दिनों आरएसएस की क्या हालत थी। जी, बिल्कुल। आरएसएस को जब इनको लगने लगा था कि हम तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आरएसएस की बात ही नहीं सुनते। नड्डा ने कह दिया था अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कितने मजबूत हैं और क्या आपका सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम पे कितना कंट्रोल आपका है, तो पूरे बीजेपी के लोग आपके पीछे आ जाएंगे अगर आप मजबूत हैं। और मजबूत नहीं है तो आपके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर आने शुरू हो जाएंगे। मुझे याद है जब मोदी जी का शुरू हुआ था मामला कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए, तो सबसे पहले पीपनी बजानी शुरू करी थी बिहार में गिरिराज सिंह ने। आज वो जी, तीसरी बार मंत्री हैं केंद्र में। तो किसके लोग कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं और इतने दिन होने के बाद में ये तो निश्चित है कि अमित शाह के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में अलग-अलग स्टेट में हैं, भले ही वो कम तादाद में हों। अब आप अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि वो अमित शाह ग्रुप के आदमी हैं। इसके अलावा भी कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं जो उनके ग्रुप के आदमी हैं, तो वो उनकी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये तभी होगा जैसा कि मैंने बताया कि जो लिटमस टेस्ट इनका होगा, उस टेस्ट में ये कितने पास होते हैं, क्या-क्या चीजें सामने आती हैं, ये तभी संभव होगा जब ये इनका टेस्ट हो चुका होगा। जनता जी, के चाहने से या भारतीय जनता पार्टी के थर्ड, फोर्थ जनरेशन के लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ अगर आप मजबूत हैं तो फिर सब आपके पीछे आ जाएँगे। जी। जी। एक मेरे ज़हन में छोटा-सा सवाल आ रहा है, मैं आपसे ज़रूर जी, जी, पूछना जी। चाहूँ समय लेना चाहूँगा आपका ज़रूर थोड़ा-सा। और व्यक्तिगत तौर पर अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ के कद को आप किस तरीके से देखते हैं? उनकी सियासत जो इस वक़्त वो सियासत कर रहे हैं या सियासत के तरीके को आज़मा रहे हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी की छवि को लेकर आगे बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में देश में जातिवाद और ये कह सकते हैं धर्म की ही राजनीति पर आने वाले समय में जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, चुनाव होंगे और इसमें योगी आदित्यनाथ कितने बड़े गेम चेंजर के रूप में साबित होंगे बीजेपी के लिहाज से? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे वो देश में कहीं भी मामला हो, आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर जनता को जो बड़ा वर्ग है हिंदू का, उसको हम अपने साथ लेके जा सकते हैं और योगी जी उस हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं। दूसरी बात मैं जो योगी जी को जानता हूँ क्योंकि वो कई बार सांसद रहे हैं,
और आज आप देखेंगे किसी भी सांसद के यहाँ कोई बहुत बड़ा सांसद का ऐसा होता नहीं है, तो बहुत कम लोग मिलने जाते हैं, और मैं अक्सर योगी जी से मिलता रहा हूँ दिल्ली में। मैं आपको एक छोटी घटना भी इनकी बता दूंगा। सीएम बनने से कुछ महीनों पहले की ही ये बात है। हम लोग एक बार इनके पास जाते थे, 2-3 जर्नलिस्ट जाते थे, चाय वाय पी रहे थे, और हमने ऐसे ही जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है 2017 में, तो बाबा आप जैसा व्यक्ति बनना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में बनते हैं, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दर्दनाक दंगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, शायद आप मैनेज करें और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा चेहरा मिलेगा। तो हमने इस तरह से जनरल बात करी, अपनी जनरल बात करी, और वो कुछ महीनों के बाद ही सच सिद्ध हो गई। और बाद जी, में एक प्रोग्राम में मुलाकात भी योगी जी से हुई, और उन्होंने मुझे कहा भी तुम तो बहुत बड़े ज्योतिष बन गए हो। तो कहने की बात ये है कि इस तरह से योगी जी कम बोलते हैं, अपनी योजनाएं बताते नहीं हैं, वो करने में विश्वास रखते हैं। वो कुछ कह के, पहले ही कुछ कह के, वो ये नहीं दिखाते कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया बाकी नेताओं की तरह, वो कर देते हैं। अब ये आप ये देख रहे हैं कि जो संभल में हुआ है, ये कोई जी, ऐसे हवाबाजी में थोड़ी हो गया है, ये कोई नेचुरल घटना हो गई, ये कैसे थोड़ी है। ये सब जी, सोची समझी रणनीति है और राजनीति है। अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। किसी भी सत्ता में आने के लिए अब कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। अब अगर राहुल गांधी भाषण देते हैं संसद में, या प्रियंका गांधी देती हैं, तो वो उत्तर प्रदेश पे ही फोकस क्यों करती हैं? वो उन्नाव की और आगरा की घटना का जिक्र क्यों करती है? क्योंकि कांग्रेस भी देख रही है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में जमीन तैयार हो सकती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, कल को धीरे-धीरे कमजोर भी होगी, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिले। और कांग्रेस के साथ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी से धीरे-धीरे मुस्लिम जो है अगर नाराज होता है, तो वो कांग्रेस में जाए। कांग्रेस में पहले भी मुस्लिम रहा है। इसके अलावा दलित की पार्टी बसपा खत्म हो रही है, तो दलित भी अगर भाजपा से नाराज होता है, तो वो कांग्रेस की तरफ जाए, सपा के साथ ना जाए। इस तरह की इस तरह की उम्मीद लेके कांग्रेस चल रही है। तो कांग्रेस का भी मामला वहां बढ़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस वहां कर रही है, और योगी जी का मुकाबला करने के लिए वो अपना काम करेगी। तो योगी जी के बारे में जो आपने सवाल पूछा, मेरा मानना यह है कि योगी जी जी, करते हैं, बोलते कम हैं और धरातल पे दिखाते हैं। अब आपको अगर ये हम शुरू की घटना देखें, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का फॉर्मूला उन्होंने ही निकाला था कि जी, एनकाउंटर करो। शुरू में लोगों ने कहा कि इलीगल एनकाउंटर हो रहे हैं, होने दो। लेकिन एक परसेप्शन ये बन गया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है योगी राज में। तो जी, परसेप्शन बनाना जानते हैं। आज उन्होंने हिंदुत्ववाद का परसेप्शन बना दिया है, और लोग उस पर बात कर रहे हैं, हम और आप चर्चा कर रहे हैं। जी। जी। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए केपी मलिक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि निश्चित ही तौर पर इस वक़्त सियासत में तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए, जो जिस तरीके से वो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से एक एजेंडे पर पूरी तरीके से फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आने वाले समय में ये सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है कि इससे कहीं न कहीं बीजेपी महकमा ही परेशान है। कहीं न कहीं उस महकमे में ही हलचल पैदा होती हुई नज़र आ रही है और कहीं न कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके मन में एक डर घुसता हुआ नज़र आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आरएसएस का समर्थन भी योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ का कद जो है प्रधानमंत्री मोदी के बराबर हो जाए और निश्चित तौर पर इस कद को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह की नींदें जो है इस वक़्त हराम नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से सियासत करवट लेती है, किस तरीके से बीजेपी महकमे में जो अटकलें लग रही है, क्या योगी आदित्यनाथ मजबूत विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाते हैं या फिर कुछ और तस्वीर निकल कर आती है समय के साथ, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।